आगरा में हुए हादसे पर हंगामा लगातार जारी है। लोगों में जहां नाराजगी है तो वहीं सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया है। धर्मशाला हादसे को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा समेत बिल्डर और ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है। वहीं अब इलाके में कई घरों पर खतरा बढ़ता देख लोगों में नाराजगी और पलायन शुरू हो गया है। इस तरह से कहीं ना कहीं एक नेक्सस काम कर रहा है, एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की होड़ में इन हादसों की बुनियाद रखी जाती है। और सरकार की तरफ से हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची के पिता को 2 लाख की आर्थिक मदद दी गई, लेकिन यहाँ पीड़ितों पर मंत्री जी नाराज भी नजर आए। कोई दोष है क्या इसमें? बताइए, आप बताइए, सरकार का दोष है क्या इसमें? ना, सरकार फिर भी मदद करने खड़ी है, हम खड़े मदद करने के लिए। कोई इलाज नहीं चल रहा है, इलाज में पर्सनली बता रहे हैं। मेरी बेटी आई है हॉस्पिटल से, जहाँ बच्चा फैक्ट्री में सर्विस करता है, उसी के मतलब उससे हो रहा है। लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच सरकार ने सख्त कार्रवाई और मदद का आश्वासन दिया है। जिम्मेदार लोग थे इसके, जिनकी जिम्मेदारियां थी इसको देखना कि काम ना हो, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। बचेंगे नहीं, अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो मैं बचने नहीं दूंगा। आज इस साल की सबसे बड़ी बैठक सीएम योगी करने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों पर मुहर तो लगेगी ही, साथ ही मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी अहम मानी जा रही है। शनिवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस बैठक में बड़े फैसले ले सकती है। औद्योगिक विकास समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे के करीब होगी। कि औद्योगिक विकास, नगर विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में रखे जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी मुख्यमंत्री योगी ने बुलाई। माना जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसे लेकर मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। नए साल में इतनी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने पहली बार अपने आवास पर बुलाई है। तकरीबन 4 घंटे तक ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। 2024 को लेकर भी रणनीतियों पर मंथन हो सकता है। सरकार की योजनाओं का कैसे प्रचार प्रसार करना है, इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर है प्रदेश के विकास के साथ साथ सीएम योगी की नजर 2024 के लिए तय मिशन 80 पर भी है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसमें शब्दों की मर्यादा आतंकवाद और जल्लाद तक आ गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार अपना विवादित बयान साधु संतों को लेकर दिया है। अपने नए ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। रामचरितमानस और साधु संतों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर संत समाज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ज्यादा बोलने वाला पागल होता है तो ये पागल हो जाएगा, और जैसे पागल कुत्ता सड़कों पर घूमते हैं और डंडा खाते हैं, उसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों में पागल हो जाएगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी और कहा था कि इन चौपाइयों से दलितों का अपमान होता है, इसलिए उन्हें बैन कर देना चाहिए। इधर नेताजी के सम्मान पर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। सपा की ओर से भारत रत्न की मांग पर अब भाजपा ने उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाई है। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने के ऐलान के बाद गुरुवार को सांसद डिंपल यादव और शिवपाल यादव ने नेताजी को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग उठाई। विवादित बयानों से चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद्म विभूषण सम्मान को उपहास तक कह दिया। अब भाजपा नेताओं ने सपा नेताओं की मांग पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सपा के समर्थन में केंद्र में 10 साल सरकार रही, तब उन्होंने नेताजी को कोई सम्मान क्यों नहीं दिया। अब जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है? इधर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने सम्मान पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार करते हुए पूछा है कि अगर सपा होती तो क्या किसी भाजपा के लोगों को सम्मान देती। आदरणीय कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे। उनका जब देहावसान हुआ था तो अखिलेश यादव जी बगल में घर पे उपस्थित रहते हुए भी एक फूल अर्पित करने उनके डेड बॉडी पे नहीं गए थे। न कभी उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। जाहिर है सम्मान पर छिड़ा घमासान पिछली सरकारों के सियासी खाता बही तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद एएमयू में धार्मिक नारेबाजी का मुद्दा अब गर्मा गया है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने जांच भी बैठा दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारा लगाने वाले इस युवक की पहचान कर ली गई है। कार्यक्रम में नारे क्यों और किसके इशारे पर लगाए गए, इसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल नारा लगाने वाले छात्र को निलंबित कर दिया गया है। उसका नाम वहीदुज्जमा है, BA फर्स्ट ईयर का लड़का है और आफ्ताब हाल उसको अलॉटेड है। रहने वाला लड़का मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुआ है लड़का, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से एक्शन ले लिया गया है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी लगने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। करने वाले लोगों को और गणतंत्र दिवस जैसे हमारे राष्ट्रीय महत्व के पर्व पर अगर इस तरह के नारे लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को उसमें जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल एएमयू में गुरुवार की सुबह गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के खत्म होते ही धार्मिक नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नारेबाजी करने वाले छात्रों में एनसीसी के कैडेट भी दिखे थे। इधर उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत शर्तों में बदलाव कर दिया है। पीड़िता की तरफ से सेंगर की अंतरिम जमानत का विरोध किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अब अंतरिम जमानत को 2 हिस्सों में बांटते हुए सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने के निर्देश दिए हैं। यानी सेंगर अब सिर्फ शादी और तिलक के कार्यक्रम के लिए ही जेल से बाहर रह सकेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव हुआ। अब जमानत 2 हिस्सों में बांटी गई है। आज जेल से छूटे सेंगर को अब 30 जनवरी को सरेंडर करना होगा। इसके बाद 6 फरवरी को जेल से रिहाई होगी और 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रह सकेगा, जबकि पहले कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की जमानत मिली थी। दरअसल बेटी की शादी को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 15 दिन की जमानत को लेकर पीड़िता के विरोध करने पर हाईकोर्ट ने संशोधन किया है, क्योंकि पीड़िता ने सेंगर के बाहर रहने पर अपने परिवार और केस से जुड़े गवाहों को जान का खतरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा के खतरों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अहम बदलाव लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस यूपी की जगह दिल्ली में चल रहा है। जोशीमठ आपदा के पीड़ितों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पुनर्वास को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जोशीमठ खतरे में है। हम लोग द्वारा काफी टाइम से जोशीमठ संघर्ष समिति द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। हम लोग के द्वारा आंदोलन मार्च चलाए जा रहे हैं। जोशीमठ में लोगों की नाराजगी और प्रदर्शन के बीच गूंज राजधानी देहरादून तक पहुंच गई, जहां सीएम धामी ने सचिवालय में अधिकारियों से हालात पर चर्चा की और उच्चाधिकारियों से अपडेट लिया, तो वहीं अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। जोशीमठ के मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, केंद्र सरकार ने भी आंखें फेरी हुई हैं, राज्य की सरकार ने भी आंखें मूंदी हुई हैं और इन दोनों सरकारों का काम केवल एनटीपीसी को बचाने का है, उसको बचाने में लगे हैं। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष प्रभावित लोगों की मदद का दावा कर रही है, साथ ही जांच रिपोर्ट के बाद फैसला लेने की बात कही है। उनकी रिपोर्ट आएगी, उससे तब निर्णय किया जाएगा कि करना क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर बड़ा बयान दिया है। 4 धाम यात्रा पर खड़ी हो रही आशंकाओं को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले साल यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाबा बद्री विशाल की कृपा से चूंकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के बाद विधि विधान से कपाट खुलने की तिथि की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के मंदिर कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। नवंबर महीने में चारों धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। साल 2022 में 4 धाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बना था। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से यात्रा 2 साल बाद हुई। तब 2022 में पहली बार चारों धाम में करीब 46 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे और यात्रा के दौरान करीब 211 करोड़ का कारोबार हुआ। जोशीमठ संकट के बाद यात्रा शुरू होने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद सीएम धामी ने बयान जारी कर यात्रा होने की बात कही थी। हालांकि तब भी उन्होंने 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी जोर शोर से चलने की बात कही थी। वहीं उत्तराखंड में भी गांव-गांव तक मजबूती के लिए कांग्रेस का अभियान जोर शोर से चल रहा है।
आगाज के बाद इस अभियान की शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार से हुई। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में यात्रा का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले यहां कांग्रेस नेताओं ने मां गंगा की पूजा की। इसके बाद गली गली में घूमकर डोर टू डोर संपर्क किया और लोगों तक राहुल गांधी की चिट्ठी पहुंचाई। उत्तराखंड में इस यात्रा का मकसद निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और आगामी लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त जनसमर्थन जुटाना है। यही वजह है कि कांग्रेस की पूरी फौज ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करते हुए जनता तक सरकार की खामियों को पहुंचाया जा रहा है। गंगा जमनी तहजीब को जो डेंट पहुंचा है, उसको जो नुकसान हुआ है, भारत में एकता की जो एक मिसाल दी जाती थी पूरे हर जाति धर्म के लोगों को, उसमें जो टूट हुई है। हालांकि इस यात्रा के वक्त करण महारा ने पार्टी में गुटबाजी का जवाब देते हुए भाजपा पर तंज कसा। फिल्म पठान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरोहा और बलिया में फिल्म देखने के दौरान दर्शकों का एक गुट आपस में भिड़ गया और जमकर मारपीट हुई। अमरोहा में माधव पैलेस में पठान मूवी देखने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने अमरोहा नगर के रहने वाले रियाद और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फिल्म देखने के दौरान दो युवकों में कोल्ड ड्रिंक को लेकर कहासुनी हुई थी और नौबत लात घूसों तक पहुंच गई। जब रात्रि में अंतिम शो समाप्त हुआ है, उस समय एक ही संप्रदाय के दो पक्ष जिनको कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिनमें झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर बलिया में भी पठान फिल्म देखने के दौरान सिनेमा हॉल के अंदर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शीश महल थिएटर का बताया जा रहा है, जो 25 जनवरी का है। पुलिस के मुताबिक फिल्म देखने आए दर्शकों में कुर्सी पर बैठने और पान खाकर कुर्सी पर थूकने को लेकर विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि हॉल के अंदर ही हाथापाई होने लगी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक मामला शांत हो चुका था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।